गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल डॉट्सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आपके साइंस और साइंस में हम बात कर रहे थे जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो जेनेटिक्स के आधार पर मतलब जो नियम बनाए गए थे मेंडल के द्वारा, उनके बारे में यहाँ पे स्टडी की थी। और आप सबको पता है कि मेंडल ने वंशागति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कितने नियम? 3 नियम। और तीनों नियमों को हमने पढ़ा था, जिससे कि पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, आपके पृथक्करण का नियम, और तीसरी प्रकार का जो नियम था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इस बात में हमने ये चीज भी जानी थी कि जो आपके प्रभाविता का नियम और जो पृथक्करण का नियम है ये तो एकल संकरण पर आधारित है, जबकि जो तीसरे प्रकार का जो नियम था वो किस पे आधारित था? द्विसंकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित था। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि मेंडल ने क्या किया था कि जनकों की शुद्धता, अर्थात मेंडल के इस जेनेटिक्स चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे आगे कि जनकों की शुद्धता ज्ञात करने के लिए क्रॉस, कुछ ऐसे क्रॉस थे जैसे कि टेस्ट क्रॉस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो टेस्ट क्रॉस हो गया, बैक क्रॉस हो गया, उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके बैक क्रॉस के बारे में। यहाँ पे बैक क्रॉस जिसे बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण, ठीक है ना। अब देखो संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में देखो और क्यों किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे इस संकरण का करने का उद्देश्य, मतलब ये संकरण क्यों करवाया जाता है, ताकि जनकों की शुद्धता ज्ञात की जा सके। जनकों की शुद्धता ज्ञात करने के लिए हम कौन सा क्रॉस करवाते हैं? बैक क्रॉस करवाते हैं। अब बैक क्रॉस में क्या किया जाता है, देखो इसकी डेफिनेशन देखो कि जब F1 पीढ़ी यानी जो आपकी प्रथम पीढ़ी होती है, ठीक है, इस F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों का संकरण, F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों का संकरण प्रभावी या डोमिनेट या रिसेसिव, प्रभावी या अप्रभावी जनक से करवाते हैं, प्रभावी या अप्रभावी जनक से करवाते हैं, तो उसे कौन सा क्रॉस कहते हैं? आपके बैक क्रॉस कहते हैं। कौन सा कहते हैं? बैक क्रॉस, और हिंदी में बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। अब देखो F1 से प्राप्त संततियों, अब आप सबने एक बात पढ़ी थी, जब पादप की लंबाई, कोई भी 7 लक्षणों में से एक ले लो, जैसे कि हमने पादप की लंबाई ली थी, ठीक है ना। अब पादप की लंबाई के 2 विपर्ययी रूप, एक तो लंबा पौधा और एक बोना पौधा, और इनमें जब हमने क्रॉस करवाया था, ठीक है, तो आपको कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई थी? F1, और F1 में इस प्रकार की संतति प्राप्त हुई थी। यह आपकी कौन सी जनरेशन थी? फर्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन थी। और इस F1 जनरेशन में आपको इस प्रकार की संततियां, तो इस प्रकार की जो संतति होती है इसका संकरण किससे करवाना है? प्रभावी या अप्रभावी। अब इन दोनों में प्रभावी कौन सा है? देखो जो कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है वो आपका प्रभावी है, और दोनों समयुग्मजीय अवस्था में है, ठीक है ना, तो ये प्रभावी कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? आपका अप्रभावी, ठीक है। और ये जो आपको प्राप्त होती है उसमें प्रभावी लक्षण तो दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है? विषम युग्मजीय प्रभावी कहलाएगा। विषम युग्मजीय का मतलब होगा कि इसमें एक कारक बोनीपन का भी है। इस तरीके से हमने बात की थी। अब इसका संकरण आपको किसमें? प्रभावी या अप्रभावी दोनों से करवाना है। जैसे कि आपने किससे करवा दिया? प्रभावी से करवा दिया। इसका संकरण किससे करवा दिया? प्रभावी से। तो यहाँ पे जो इसका प्रभावी के साथ में संकरण करवा रहे हो वही आपका क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। देखो किस तरीके से यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति ले ली। ये कहाँ से लिया है? F1 पीढ़ी। देखो डेफिनेशन के अनुसार F1 पीढ़ी, और फिर यहाँ पे क्या लेना है? प्रभावी या अप्रभावी जनक। ये कौन सा लिया है आपने? प्रभावी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन, तो इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, राइट। यहाँ पे 2 टाइप्स के, लेकिन यहाँ पे सारी युग्मक क्या बनेंगे? एक ही तरीके के बनेंगे भाई, दोनों में समान कारक जाएंगे, ठीक है ना। अर्थात एक ही युग्मक में भी प्रभावी, दूसरे में प्रभावी जाएगा। इनके मध्य हम क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस चेकर बोर्ड के माध्यम से ये आपके हो गए
इसी जनक मतलब जिसे नर जनक कहते हैं और इसको हम कहेंगे मादा जनक। तो यहाँ पे ऊपर वाला नर और इधर वाला मादा रख देते हैं। तो इधर क्या है, दोनों कैपिटल कैपिटल है, इसका क्रॉस इससे क्रॉस कैपिटल कैपिटल, इसका कैपिटल स्मॉल, इसका कैपिटल कैपिटल और इसका कैपिटल स्मॉल। तो यहाँ पे आपको देखो कि जीनोटाइप के आधार पर देखो कितना प्राप्त होता है, 1:1 प्राप्त होता है, ठीक है। और जबकि फिनोटाइप के आधार पर सभी कैसे हैं, सभी लंबे, पर फिनोटाइप में तो कैसे दिखाई देंगे, ये भी तो लंबे है लेकिन ये विषम युग्म जी लंबे, ये सम, तो ये हो गया। अब ये तो क्या कहलाएगा आपका संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाएगा। इसमें एक बात याद रख लेना, इस बैक क्रॉस में आप प्रभावी और प्रभावित दोनों में से कोई भी जनक ले सकते हो, ठीक है। तो FN से प्राप्त संतति का संकरण प्रभावी या प्रभावी के साथ में करवाना आपका क्या कहलाता है, बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। और इसमें जो जीनोटाइप होता है वो 1:1 के रेशियो में प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि आपके टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो यहाँ पे ये जनकों की शुद्धता ज्ञात करने के लिए मेंडल ने कुछ इस तरीके के संकरण किए थे। आगे बात करते हैं टेस्ट क्रॉस। अब ये भी कुछ सिमिलर ही है आपके बैक क्रॉस, जिसे बोलते हैं परीक्षणार्थ संकरण। अब देखो परीक्षणार्थ संकरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। देखो परीक्षणार्थ संकरण का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, जब FN से प्राप्त संततियों का संकरण अप्रभावी, केवल किससे, अप्रभावी, वहां पे ऑप्शनल में प्रभावी भी था, ठीक है, केवल अप्रभावी जनक से करवाते हैं, अप्रभावी जनक से करवाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। याद रखना बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में एक छोटा सा अंतर है कि भाई बैक क्रॉस के अंदर तो क्या करवाना है आपको, प्रभावी अप्रभावी दोनों में से कोई भी लेना है, ऑप्शनल आपके भाई एक प्रभावी ले सकते हो या अप्रभावी, लेकिन यहाँ पे दूसरा जनक कौन सा लेना है, अप्रभावी लेना है। और पहला क्या है, दोनों में कॉमन है क्या, FN से प्राप्त संतति। तो यहाँ पे एक तरफ तो आपको क्या रखना है, FN पीढ़ी से प्राप्त जो संतति है, तो इस तरीके की संतति आपको FN से प्राप्त होती है। दूसरी तरफ क्या रखना है, अप्रभावी जनक को रखना है, किसको रखना है, अप्रभावी। तो आपका दूसरा ये अप्रभावी जनक प्राप्त होता है। इनके मध्य आपको क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या होंगे, 2 टाइप्स के, लेकिन इसमें सारे कैसे बनेंगे, एक ही समान बनेंगे, ठीक है ना। इनके मध्य क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। यहाँ पे देखो चेकर बोर्ड बना करके इनमें जो क्रॉस करवाते हैं, एक तरफ आप किसको रखोगे, नर जनक और नर युग्मक, और दूसरी तरफ मादा युग्मक। पहली संतति में कैपिटल T स्मॉल t, दूसरी में स्मॉल t, तीसरी में कैपिटल T स्मॉल t और चौथी में स्मॉल t। यहाँ पे देखो कि जो जीनोटाइप, जो फिनोटाइप यानी जो लक्षण प्रारूप होता है वो क्या प्राप्त होता है। तो इसके अंदर जो लक्षण प्रारूप प्राप्त होगा, ठीक है, वो कितना प्राप्त होता है भाई, 2 पौधे तो कैसे हैं, लंबे दिख रहे हैं, 2 कैसे हैं, बोने, अर्थात 50% पौधे तो क्या है, लंबे, और 50 क्या प्राप्त होते हैं आपको, बोने। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं ये विषम युग्म जी भाई, इसमें एक कारक प्रभावी है, तो ये लंबापन ही कहलाएगा क्योंकि पहली पीढ़ी में ये प्रदर्शित हुआ है। तो यहाँ पे आपके 50% पौधे क्या है, लंबे, लेकिन विषम युग्म जी लंबे और 50% शुद्ध बोले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 1:1। इसी तरीके से इसका जीनी प्रारूप, जीनी प्रारूप का मतलब होता है जीनी संरचना के आधार पर दिया जाने वाला प्रारूप, या किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है उसको आकलन करना, ठीक है, वो जीनी प्रारूप होता है। तो यहाँ पे देखो जीनी प्रारूप के आधार पे भी देखोगे कि ये दोनों में जो कारक है, इन दो अर्थात 50% संततियों में एक समान है और 50 में क्या है, एक समान है। तो इसमें भी 50-50 का रेशियो प्राप्त होता है, 50-50, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कितना प्राप्त होता है, 1:1। तो याद रख लेना कि जो आपका
टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि दोनों कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है कि जो जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप होता है वो 1:1 के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात 50% संततियां एक जैसी होती है और 50 क्या होती है एक। तो दोनों बातें ये क्लियर हो चुकी है आपके टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि आपके टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बाद में हम बात करेंगे कि जो ग्रेगर जोन मेंडल था, ठीक है, इस मेंडल ने कि भाई मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, ठीक है ना, भाई मेंडल ही सफल क्यों हुआ। तो यहाँ पे बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण। अब आप सब लोगों को एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मेंडल ही सफल क्यों हुआ था आनुवांशिक में, जबकि मेंडल से पहले और भी वैज्ञानिक थे। देखो सबसे पहली बात होती है कि मेंडल ने प्रयोग के लिए शुद्ध जनकों का उपयोग किया। मेंडल ने प्रयोग के लिए शुद्ध जनकों का उपयोग किया और पूर्ण कैसे आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे उन्हीं जनकों का मेंडल ने क्या किया था, उपयोग किया था। दूसरी बात करते हैं, मेंडल ने एक समय में मतलब वन टाइम एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मेंडल था उसने एक टाइम पर क्या किया था, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, इसी कारण मेंडल क्या रहा था, सफल रहा था। इसके अलावा तीसरी बात है, मेंडल ने अपने प्रयोगों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। अब सांख्यिकीय विश्लेषण से तात्पर्य होता है कि मेंडल ही पहला वह व्यक्ति था जिसने क्या किया था कि आपके मैथमेटिक्स का उपयोग किसमें किया था, आपके बायोलॉजी में किया था, अर्थात आंकड़ों के लेखे जोखे के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, आंकड़ों मतलब जो आपकी संततियां थी इनके आंकड़े रखने के लिए, इनका लेखा जोखा रखने के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स यानी संख्याओं का उपयोग किया था, ठीक है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरीके की मतलब इस तरीके का काम नहीं किया था, जिसके कारण वो क्या थे, असफल रहे और मेंडल अपने प्रयोग में क्या रहा, सफल रहा था। तो इन तीन कारणों से मेंडल को सफलता मिली थी। इसके अलावा यहाँ पे एक बात याद रखना कि मेंडल ने क्या कहा था कि जो मतलब लक्षण होते हैं वो किनके द्वारा, कारकों के द्वारा, लक्षण किनके द्वारा प्रदर्शित होते हैं, कारकों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल ने जो कारक है उनको क्या, जो जीन थे उनको कारक शब्द उपयोग लिया था मेंडल ने। जीन को कौन सा शब्द उपयोग लिया, कारक, ठीक है। जबकि आपका जो जीन शब्द है वो जॉनसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जीन शब्द का गठन किया था जॉनसन ने किया था। लेकिन यहाँ पे मेंडल ने क्या शब्द उपयोग किया था, कारक शब्द उपयोग किया था। किसके लिए, आपके जो जीन शब्द है उनके लिए कारक का उपयोग किया था। इस बात को भी अच्छे से याद रख लेना कि कारक कहा था मेंडल ने और आपका जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, जॉनसन ने, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके अलावा यहाँ पे कई प्रकार की जो पारिभाषिक शब्दावली है उसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी करेंगे हम। जैसे कि हमने बता दिया कारक क्या होता है। कारक का मतलब होता है कि जो किसी एक लक्षण की वंशागति या व्यक्ति के लिए उत्तरदायी होता है वो आपका क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। जीन होता है जो डीएनए का विशेष खंड होता है जो आपका मतलब पहले कारक कहा जाता है और बाद में जीन का। इसके अलावा युग्म विकल्पी, अब युग्म विकल्पी का यानी एलील का मतलब होता है, देखो युग्म विकल्पी और एलील, इंग्लिश में एलील बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी, ठीक है ना। देखो युग्म विकल्पी क्या होती है, यहाँ पे जो एक जीन होता है, ठीक है,
एक जीन के कितने रूप होते हैं? 2 विपर्यासी रूप होते हैं। सामान्यतः एक जीन के 2 विपर्यासी रूप या 2 एलील होते हैं, ठीक है। एक एलील क्या होता है? प्रभावी, और दूसरा क्या होता है? अप्रभावी। क्या होते हैं? प्रभावी या अप्रभावी। तो यहाँ पे प्रभावी अप्रभावी ये इस तरीके से एक जीन के क्या होते हैं? सामान्यतः 2 एलील। बाकी और भी आनुवांशिक पारिभाषिक शब्दावली है, उनके बारे में कल अच्छे से स्टडी करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ के लेक्चर में आपको समझ। फिर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।